स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, सबसे पहले तो आशा करता हूं कि आप सभी की होली अच्छी रही। आई होप यू हैड अ वंडरफुल होली एंड यू हैड अ सेफ एंड साउंड होली टू। तो चलिए, होली के बाद हम लोग वापस स्टडी पे लग जाते हैं और आज हमारी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं प्रीलिम्स थ्रू एमसीक्यूज की। आप जानते हैं कि हर दिन मैं आपके साथ मिलता हूं प्रीलिम्स थ्रू एमसीक्यू सीरीज में। हमारा मैंडेट यहां पे है टू डिस्कस साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, मैं कहूंगा करंट अफेयर्स के 2022 के बाद कंटिन्यूअसली अभी तक हम लोग रीच करेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, उन करंट अफेयर्स के ऊपर मैं आपके लिए एमसीक्यू बनाकर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। और जैसे कि मैं शुरुआत करने से पहले ही हमेशा एक कॉशनरी नोट या फिर चेतावनी आपको देता हूं कि इन सवालों के बेसिस के ऊपर खुद को जज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स के सवाल है, कई बार आपने सुने रहेंगे, कई बार आपने पढ़ा भी होगा, शायद इन डेप्थ कहीं पे नहीं पढ़ा होगा, कोई चीज मिस हो रही होगी। तो अगर मिस्टेक्स हो भी जाए तो डू नॉट बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ, ये आपको ध्यान रखना है। बट मैं सभी से एक्सपेक्ट ये जरूर करता हूं कि अगर आप गलती करें तो उस गलती से सीखें, अगर आप सही भी करें तो कॉम्प्लेसेंट ना बने। ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी को कंटिन्यूसली फॉलो करें और आपके शेड्यूल के अनुसार आप कंटिन्यूसली चलते रहें। ठीक है, तो चलिए आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। सेट 4 की डिस्कशन हम लोग बात कर रहे थे अलग अलग डिसीजेस, पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया एटसेट्रा, इसके ऊपर आज का भी डिस्कशन यही होगा, कंटिन्यू होगा। पिछले 1-1.5 साल में जो भी बीमारियां खबरों में हैं, जो भी वायरसेस, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खबरों में है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है, जैसे आपको पता होगा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक पहुंचे थे, 17 से आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगर इससे पहली वाली डिस्कशन आपको देखनी है, जस्ट सर्च फॉर राहुल साई 222 RHUL SCI 222। यूट्यूब पे आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, है ना। एनसीईआरटी, नॉट एनसीईआरटी, दिस इज दी प्रीलिम्स थ्रू एमसीक्यू जो सीरीज चल रही है, उसकी वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, राइट। इनफैक्ट मैं सारी एक जगह पे क्लब करके इंस्टाग्राम पे भी मैं पोस्ट करता रहता हूं हमेशा, प्लेलिस्ट भी, वीडियोस भी आप वहां पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज की डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू नायरोबी फ्लाइज। ठीक है, नायरोबी कीड़े, नायरोबी फ्लाइज, इसके बारे में एक सवाल है। नायरोबी फ्लाइज काफी चर्चा का विषय रहा था कुछ महीनों पहले, इनफैक्ट पिछले साल मिड 2022, लैटर हाफ ऑफ 2022 में, क्योंकि नायरोबी फ्लाइज की वजह से कुछ अजीबोगरीब प्रॉब्लम्स हो रही थी, स्पेशली कुछ एरियाज में। तो इसी से जुड़ा हुआ आपका सवाल है। करंट अफेयर्स में आपने इसको जरूर देखा होगा। थोड़ी देर में आपको नायरोबी फ्लाइज का पिक्चर भी दिखाऊंगा। तो सवाल है ये, जहां पे आपको स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, स्टेटमेंट के अनुसार आपको करेक्ट चीजें बतानी। यहाँ पे यू हैव टू फाइंड करेक्ट चीज, जो मैं हमेशा करता हूं कि करेक्ट है तो टिक डाउन कर लेंगे ताकि हम लोग सिली मिस्टेक्स ना करें। पहला स्टेटमेंट, नायरोबी फ्लाइज आउटब्रेक अकर्ड इन ईस्टर्न सिक्किम। दूसरा है नायरोबी फ्लाइज हाइड्स ड्यूरिंग द डे, एंड एट नाइट इट गेट्स आउट as it is attracted by lights. Nairobi flies bite in humans lead to skin lesions due to release of पेडेरिन। ठीक है, तो थोड़ा सा टेक्निकल भी इसमें एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। डिड यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन? हाउ डिड यू फेयर? ठीक है, चलिए देखते हैं इसके एनालिसिस। नायरोबी फ्लाइज आउटब्रेक अकर्ड इन ईस्टर्न सिक्किम। ठीक है, ईस्टर्न सिक्किम, ये बिल्कुल सही है। अगर आपने करंट अफेयर्स में देखा होगा तो ये काफी आसान स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अगर 1 करेक्ट है मतलब आपका ये ऑप्शन हट जाएगा, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया, एक तो हो गया, तो 1/3 ऑप्शंस में हम लोग पहुंच गए, है ना। तो धीरे धीरे से 3 ऑप्शन को और एलिमिनेट करना है। सेकंड स्टेटमेंट आपसे कह रहा है नायरोबी फ्लाइज हाइड ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन के टाइम पे वो छुप जाते हैं, पेड़ों वगैरह इधर उधर छुप जाते हैं, छुपे रहते हैं। रात में निकलते हैं क्योंकि रात में वो लाइट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना, फ्लोरोसेंट लाइट से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब ये नॉर्मली सही है कीड़ों के लिए, जैसे फ्लाइज जो होते हैं ना, कीड़े जो होते हैं फ्लाई, उनके लिए बहुत सही है, क्योंकि वो लाइट को देखकर अट्रैक्ट होते हैं। आपने कई बार देखा होगा, स्पेशली रेनी सीजन में बहुत देखे जाते हैं। जैसे पिछले रेनी सीजन में बहुत ज्यादा आए थे ये, आपने देखा होगा। रेनी सीजन में घर के अंदर भी आपके फ्लाइज आते हैं, नॉट नायरोबी फ्लाइज बट नॉर्मल फ्लाइज, है ना, नॉर्मल फ्लाइज आपने देखा होगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट अगर आप अनुमान लगा लो तो यस, ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। अगर आपको थोड़ा सा डाउटफुल रहा तब भी मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं, बट मोर और लेस इट इज ट्रू। अब तीसरा स्टेटमेंट है, तो इन दोनों से मुझे क्या पता चल गया? इन दोनों से मुझे पता चल गया कि अभी भी वी आर समवेयर इन ऑल द 3। जैसे 2 होना चाहिए, मतलब इसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, आई कैन एलिमिनेट। 50-50 पे आ गए, 50-50 पे आ गए हम लोग। ठीक है,
तीसरा स्टेटमेंट है नायरोबी फ्लाइज बाइट इन ह्यूमंस लीड टू स्किन लीजन्स ड्यू टू रिलीज ऑफ पेडेरिन, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल स्टेटमेंट है और इस टेक्निकल स्टेटमेंट की वजह से मैं कहूंगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, या फिर मॉडरेट टू आई कैन इवन गिव इट एज टफ क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा एक पिटफॉल जरूर बन सकता है, क्योंकि तीसरा वाला स्टेटमेंट ना इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि जो बाइट लिखा हुआ है, बाइट, ये जो नायरोबी फ्लाइज है, अगर आपने इनके बारे में पढ़ा होगा तो ये काटते नहीं है, ये काटते नहीं, दे सेल्डम बाइट, काटते नहीं, क्योंकि यार मक्खियां है ना, फ्लाइज है, मक्खी ने कभी आपको काटा है क्या? जैसे जो घर वाली मक्खी आती है, मक्खी ने आपको कभी काटा है क्या? नहीं, है ना, बट वो आपके स्किन पे जरूर बैठ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगा तो पता चलेगा, तो दिस वुड बी रॉन्ग, इसका सही जवाब होगा ये, क्योंकि ये बाइट नहीं करते, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, इससे स्किन लीजन जरूर हो जाते हैं, स्किन लीजन जरूर आते हैं, क्योंकि केमिकल रिलीज होता है पेडेरिन, पेडेरिन केमिकल रिलीज होता है, एंड दिस पेडेरिन केमिकल इज एसिडिक, एक एसिडिक केमिकल है। तो हाफ स्टेटमेंट सही होगा, लेकिन ये काटते नहीं है, तो बीमारी होती क्यों है या फिर प्रॉब्लम होती क्यों है? देखिए नायरोबी फ्लाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिक्किम में काफी प्रॉब्लम की थी इसने, आंसर इज ए, सिक्किम में काफी प्रॉब्लम की थी। इसको हम लोग केनियन फ्लाइज या फिर ड्रैगन फ्लाइज भी कहते हैं, ड्रैगन बग भी कहते हैं। तो इसके स्पीशीज प्रिडोमिनेटली आपको ईस्ट अफ्रीका से मिलते हैं, केवल भारत में नहीं दूसरी जगह भी मिलते हैं, अफ्रीका जैसे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी आपको नायरोबी फ्लाइज मिल चुके हैं, इवन जापान में नायरोबी फ्लाइज मिल चुके हैं। तो ये नायरोबी फ्लाइज का स्पेशलिटी है, जैसे मैंने आपको बताया, दिन में छुप जाएंगे पेड़ों में इधर उधर, रात में जैसे ही लाइट उनको दिखाई देगी फ्लोरोसेंट लाइट से अट्रैक्ट हो जाएंगे और लोगों की स्किन पे बैठ जाएंगे। अब हमारा रिएक्शन क्या होता है कि मेरे स्किन पे कोई कीड़ा बैठा है तो मैं ठप से उसको मार दूंगा, है ना, ठप से उसको मार दूंगा। लेकिन इस कीड़े को आपने ठप से मार दिया ना, तो इस कीड़े की बॉडी में से जो केमिकल निकलेगा उसको कहते हैं पेडेरिन, और उस पेडेरिन की वजह से आपको एक स्किन का लीजन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फ्लाइज दे यूजुअली डोंट बाइट। तो होता क्या है, अगर आपकी स्किन पे भी बैठ जाए तो गलती से उसके बॉडी से सिक्रीशन से कोई अगर केमिकल आपकी स्किन पे आ जाए तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्किन लीजन्स काफी एक कॉमन प्रॉब्लम है इस चीज की, आपको ध्यान रखना है, दे डोंट बाइट, लेकिन अगर आपकी स्किन पे बैठ गया तो उससे केमिकल रिलीज हुआ तो पेडेरिन रिलीज होता है, पेडेरिन की वजह से आपके स्किन पे मार्क्स होते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ये नायरोबी फ्लाइज या फिर ड्रैगन बग्स जिन्हें हम लोग कहते हैं, इन्हें कहा जाता है कि इन्हें स्लैप नहीं करना है, इट इज रिकमेंडेड नॉट टू स्लैप, यानी कि इन्हें मसलना नहीं है। इन कीड़ों को मसलोगे ना तो जल्दी से केमिकल रिलीज होगा, अगर मसल भी दिया गलती से तो जल्दी से सोप से उसको धो लेना है, तब आपको लीजन्स नहीं होंगे। लेकिन अगर समझ लीजिए बहुत सारे कीड़े उनसे केमिकल रिलीज हो गया तो आपकी स्किन तो आपको पता है कि धीरे धीरे परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल, तो आप उसके अंदर केमिकल अगर चला गया तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। जैसे कई बार सीवियर केसेस में वॉमिटिंग, उल्टी हो सकती है, लूज मोशंस, डायरिया हो सकता है, इवन किडनी फेलियर तक प्रॉब्लम पहुंच सकती है। बट इतना सीरियस इंडिया में कोई केसेस हम लोगों ने देखे नहीं। तो नॉर्मली क्या हुआ है, ड्रैगन फ्लाई कुछ इस तरह का दिखता है, खतरनाक है कि नहीं, है ना, और देखोगे तो मसलने का मन भी कर जाएगा, देखो यार क्या ये टेंशन हो गया, आप मसल दोगे ना, तो मसल दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इस तरह का लीजन बनेगा, इस तरह का लीजन बनेगा आपके स्किन पे, या ध्यान रखना, ठीक है। तो सही किया कि ये वाला, इसलिए मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन मैंने बताया था। तो आई डू अंडरस्टैंड कि अगर थर्ड स्टेटमेंट को बहुत सारे लोगों ने सही बता दिया होगा, बट दे यूजुअली डू नॉट बाइट, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विथ रेफरेंस टू वेस्ट नाइल वायरस। अब ये वेस्ट नाइल वायरस काफी चर्चा का विषय बना था, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग पिछले साल एक केस आ गया था वेस्ट नाइल वायरस का, और इस वेस्ट नाइल वायरस की वजह से एक पर्सन की डेथ भी हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो केरला में हुई थी चीज, ठीक है, वेस्ट नाइल वायरस। तो इससे जुड़े हुए कुछ स्टेटमेंट दिए हुए, आपको ढूंढ निकालना है कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। 4 स्टेटमेंट दिए गए, लेट मी रीड आउट। पहला है वेस्ट नाइल वायरस WNV इज अ फ्लैवी वायरस रिलेटेड टू वायरसेस दैट कॉजेस जापानीज एन्सेफेलाइटिस एंड येलो फीवर, ओके। Second, West Nile virus is mosquito-borne virus. Okay, West Nile virus has double-stranded DNA and single-stranded RNA. No human-to-human transmission of West Nile virus has been reported. 4 स्टेटमेंट है, तो मैं इनफैक्ट इस क्वेश्चन को अगेन आई वुड पुट इट इन द मॉडरेट और इवन टफ कैटेगरी में,
लेकिन अगर आपको बस थोड़ा सा भी एनालिटिकल नैक आ गया तो आप एलिमिनेशन से बहुत ही आसानी से आंसर तक पहुंच पाओगे। ठीक है, तो चलिए एनालिसिस करते हैं। डिड यू ट्राई इट? चलिए, वेस्ट नाइल वायरस इज अ फ्लैवी वायरस रिलेटेड टू वायरसेस दैट कॉजेस जेई, जापानीज एन्सेफेलाइटिस और येलो फीवर। ये तो कॉमन सेंस वाला चीज है, यू डू नो इट। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट पहला तो करेक्ट है, तो पहला तो सभी में है, तो यहां से तो एलिमिनेट करना ही मुश्किल हो जाएगा, पहला सभी को है। दूसरा है वेस्ट नाइल वायरस इज अ मॉस्किटो बॉर्न वायरस। अगर ये आपको पता भी नहीं है तो आपने अगर न्यूज वगैरह में सुना होगा तो मॉस्किटो बॉर्न वायरस है ये, इट इज वेरी वेरी ट्रू, टू भी करेक्ट है। तो 1 2 आपका होना चाहिए, तो जहां जहां 1 2 है तो आप देख लो। ठीक है, तो एक तो एलिमिनेट हो गया, चलो एक मैंने एलिमिनेट कर दिया, 3 ऑप्शन बच गए। थर्ड स्टेटमेंट है वेस्ट नाइल वायरस इज बोथ डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। और चौथा स्टेटमेंट है नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ वेस्ट नाइल वायरस हैज बीन रिपोर्टेड। ठीक है, अब कई बार एस्पिरेंट्स के साथ हो क्या जाता है, जैसे ही नो होता है या फिर ओनली होता है ना, एब्सोल्युटली होता है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग नोट कर लेते हैं और मेजॉरिटी टाइम्स ये गलत स्टेटमेंट होता है, लेकिन यहां पे ये सही स्टेटमेंट, आपको ध्यान रखना है। और यहां पे आपको आंसर मिल भी गया होगा अभी तक, क्यों? लेट मी टेल यू व्हाई। वेस्ट नाइल वायरस हैज बोथ डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये कंप्लीटली एब्सर्ड स्टेटमेंट है, कंप्लीटली एब्सर्ड, ये गलत है। ठीक है, गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आपने वायरसेस के बारे में पढ़ा होगा तो वायरसेस में या तो आपको डीएनए मिलेगा या तो आपको आरएनए मिलेगा, दोनों नहीं मिलते हैं, यह आपने जरूर पढ़ा होगा, है ना। अगर आप इस बेसिक जो माइक्रोब्स की नॉलेज है उसको इस्तेमाल करोगे और 3 को हटा दोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि भैया 3 को आपने हटा दिया तो यू विल अंडरस्टैंड 3 हट गया, 3 हट गया, 3 हट गया, आप डायरेक्टली आंसर पे पहुंच जाओगे 1 2 4। अब ये इजी बन जाता है अगर आप प्रॉपरली रीड बिटवीन द लाइंस करोगे और चीजों को कैच करोगे। और जो चौथा स्टेटमेंट है एब्सोल्युटली सही है। WHO ने कैटेगोरिकली बताया है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ, यानी कि मच्छर आपको काटेगा तो आपको डिसीज हो सकता है, लेकिन आपसे किसी और ह्यूमन को अभी तक कोई रिपोर्टेड केस नहीं आया है। क्लियर? इसीलिए मॉडरेट टू टफ मैंने डाला था, बट अगेन आपको अगर थर्ड स्टेटमेंट आपने डिसाइफर कर लिया होगा तो ये रादर इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। राइट, चलिए समझते हैं वेस्ट नाइल वायरस के बारे में। मैंने आपको बताया था वेस्ट नाइल वायरस एक फ्लैवी वायरस है, फ्लैवी वायरस। ठीक है, जो जैसे फ्लैवी वायरसेस आपको जापानीज एन्सेफेलाइटिस भी करते हैं, येलो फीवर भी लाते हैं, और आपको ध्यान रखना है ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस है, मॉस्किटो बॉर्न है। और वेस्ट नाइल नाम से पता चलता है वेस्ट नाइल वायरस। और आपने ये तो देखा होगा वायरसेस के जो नाम होते हैं, नॉर्मली वायरसेस के नाम उस बीमारी के ऊपर रख देते हैं या फिर किसी एरिया से अगर मिला होगा तो, जैसे आपने हम लोगों ने बात की थी मार्बर्ग के बारे में, है ना, मार्बर्ग डिसीज के बारे में। मार्बर्ग जर्मनी में मिला था तो जर्मनी मार्बर्ग नाम आ गया वहां पे। जैसे यहाँ पे वेस्ट नाइल, तो वेस्टर्न नाइल, नाइल रिवर जहां से गुजरती है तो वेस्टर्न नाइल के एरिया में यहाँ पे आपको मिलता है। जैसे आपने देखा होगा इट हैज ओरिजिनेटेड और इट इज फाउंड इन अफ्रीका। अफ्रीका में आपको नदर्न अमेरिका, वेस्ट एशिया कई जगह पे मिला हुआ है। और जैसे मैंने बताया इसको आइडेंटिफाई किया था इन द नाइल डेल्टा, वेस्टर्न नाइल में, इसीलिए नाम यहाँ पे। इसके अलावा जब वेस्ट नाइल वायरस आता है तो कैसे ट्रांसमिशन होगा, ध्यान रखना है। प्रिंसिपल वेक्टर है इसका क्यूलेक्स स्पीशीज का मॉस्किटो, कई बार इसके ऊपर भी बन जाता है क्यूलेक्स स्पीशीज का मॉस्किटो। ठीक है, और आपको ये ध्यान देना है कि इसके सिम्टम्स पहले हाई फीवर, हेडेक और आगे चल के पैरालिसिस वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे नमनेस हो जाएगी, मसल्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके नर्व्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, पैरालिसिस भी हो सकता है। ठीक है, इनफैक्ट एक आदमी की डेथ हुई थी, मैंने आपको बताया था केरला में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, त्रिशूर में हुआ था। राइट, नोट करना है अभी तक WHO ने कैटेगोरिकली बताया है नो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट और नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हैज बीन सीन विद वेस्ट नाइल वायरस। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट अभी फिलहाल कोई है नहीं। ठीक है, और नो ट्रीटमेंट और नो वैक्सीन इज एज ऑफ नाउ अवेलेबल, यानी कि अगर आपको बीमारी हो गई है तो आपके इम्यून सिस्टम को इसको लड़ना पड़ेगा और इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। यानी कि फीवर हो गया, फीवर की गोली ले लो, दूसरी टैबलेट्स वगैरह लोगे, जिससे कि आपके इम्यून सिस्टम से ही इसको खत्म करना पड़ेगा। क्लियर? वेस्ट नाइल वायरस भूलना नहीं है। आगे बढ़े, कितने लोगों ने सही किया इस चीज को, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और ऑप्शन भी था इसमें येलो फीवर का, तो येलो फीवर के बारे में भी थोड़ा सा आपको ध्यान लेना है ना, थोड़ा सा जान लेना है यहाँ पे कि जैसे मेरा तो एक हमेशा गोल्डन रूल होता है,
अगर कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो ना, जैसे बीमारियां पढ़ रहे हो, सीधे पहुंच जाओ WHO की वेबसाइट, बहुत ही बेस्ट, बहुत ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे अगर स्पेस के बारे में पढ़ रहे हो, पहुंच जाओ इसरो की वेबसाइट पे, नासा की वेबसाइट पे चले जाओ, ESC की, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की वेबसाइट पे चले जाओ, बेस्ट सोर्स है वही। जैसे अगर ह्यूमन डिसीज है तो WHO पे पहुंच जाओ, अगर एनिमल बेस्ड डिसीज है तो एनिमल डिसीज के लिए आप WOAH पे जा सकते हो, है ना, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, वहां पे भी जा सकते हो। तो एनिमल वाले डिसीजेस और उसके बारे में बहुत अच्छी डिटेल्स आपको वहां पे मिलेगी। तो ऑलवेज फॉलो दिस प्रिंसिपल। जैसे आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे लोग यार ऑनलाइन रहते हो, वेब ब्राउज वगैरह करते रहते हो, तो ऐसी आदत डाल लेना कि, या फिर अपने बुकमार्क बना लेना, आपके क्रोम में हो या फिर बिंग में हो, बुकमार्क बना लो और वहां पे उस वेबसाइट पे जाकर थोड़ा सा देखते रहना, क्योंकि वहां पे भी अपडेटेड चीजें बहुत सारी मिलती। तो येलो फीवर के बारे में, येलो फीवर अगेन फ्लैवी वायरस की फैमिली से ही, येलो फीवर में भी आपको फीवर, हेडेक और जॉन्डिस की तरह होता है। यहाँ पे आपकी आंखें आई येलो हो जाती है, ठीक है, योर आईज बिकम येलो, ठीक है, येलो। और अगेन ये वायरस जो है टिपिकली अफ्रीका से मिला हुआ। अगेन येलो फीवर इट हैज बीन एंडेमिक टू ट्रॉपिकल एरियाज, अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका और सदर्न अमेरिका में आपको ये पाया गया है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, येलो फीवर के बारे में, क्योंकि येलो फीवर यहाँ पे मेंशन हुआ था, सभी एक फैमिली से करके, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, येलो फीवर। तो आई स्पोक अबाउट येलो फीवर एज वेल। और इसी तरह से आपको तैयारी भी करनी है। जब भी आप मॉक एग्जाम दोगे ना, या फिर मॉक टेस्ट दोगे, सारे के सारे ऑप्शन, सारे के स्टेटमेंट्स, सभी स्टेटमेंट्स के बारे में थोड़ा सा तैयारी कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू लासा फीवर। एक डिसीज है लासा फीवर, ये भी काफी चर्चा का विषय था, लासा फीवर। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ निकालने हैं, ठीक है। 3 स्टेटमेंट्स है। लासा फीवर कॉजिंग वायरस इज फाउंड इन वेस्ट अफ्रीका। लासा फीवर, राइट, लासा ये मिस हो गया, लासा फीवर इज अ जूनोटिक डिसीज। जूनोटिक मैंने आपको बताया था, जूनोटिक का मतलब क्या है, एनिमल से ह्यूमंस में आ रहा है, ठीक है, एनिमल से एनिमल नहीं, एनिमल से एनिमल हो सकता है, लेकिन एनिमल से ह्यूमंस में आ रहा है, जूनोटिक डिसीज हो जाएगा। ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड रैट्स। A person can become infected if they come in contact with household items of food that is contaminated with urine or feces of infected rats. Again, इसको अगर आपने पढ़ा हुआ है, काफी इजी क्वेश्चन है, बट लेट मी जस्ट पुट इट हियर इन द मॉडरेट कैटेगरी ओनली। ये थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन ही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही जेनेरिक तरह के स्टेटमेंट दिए गए, जैसे लासा फीवर इज फाउंड इन वेस्टर्न अफ्रीका। अब अगर आपने पढ़ा होगा तो काफी आसान है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, गलती से कहीं पे सुना हुआ है, लासा, जैसे लासा जो नाम है, लासा एक सिटी है, लासा एक सिटी है नाइजीरिया में, तो उसी सिटी के नाम पे ऊपर है लासा फीवर। वेस्टर्न अफ्रीका में आपको मिलेगा, राइट, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज, नाइजीरिया, माली, राइट, सियरा लियोन एटसेट्रा, उस तरफ। तो वन स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट है इन्फेक्टेड रैट्स, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। और तीसरा स्टेटमेंट, अगर इन्फेक्टेड रैट्स है तब चूहे तो करते हैं ना यार, चूहे क्या करेंगे, राइट, चूहे यूरिन, राइट, सुसु कर देंगे या फिर फेसिस आ जाएंगे, तो उनसे उसके कांटेक्ट में आएंगे, तो वहां से लासा फीवर आएगा। तीनों जेनेरिक स्टेटमेंट है, तीनों करेक्ट है। इसका आंसर डी है। अगर पढ़ा है वेरी इजी, अगर नहीं पढ़ा है थोड़ा सा सेल्फ डाउट जरूर हो जाता है, बट नॉनदलेस एजुकेटेड गेस जरूर कर सकते हैं, यहाँ पे एजुकेटेड गेसेस जरूर कर सकते हैं। बट अभी आप तैयार हो लासा फीवर के बारे में। लासा फीवर के बारे में चर्चा क्यों हो रही थी, क्योंकि एक स्टडी, एक पेपर पब्लिश हुआ था जिसने बताया क्लाइमेट चेंज की वजह से, यानी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से लासा फीवर के केसेस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं आने वाले 25, 30, 50 सालों में, ठीक है। तो इसीलिए लासा फीवर चर्चा का विषय बना हुआ है। वेस्ट अफ्रीका में मिलता है, क्योंकि ये पहली बार मिला था लासा में। लासा नाइजीरिया में आता है, ऑलमोस्ट 1950-60s में मिला था पहला केस लासा में, तब से इसका नाम लासा फीवर बन चुका है। एक वायरल डिसीज है, लासा वायरस की वजह से होता है, और ये लासा वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। वेस्टर्न अफ्रीका में मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया, सियरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी हो गया, नाइजीरिया में, यहाँ पे काफी एंडेमिक है। और ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, चूहों से होता है, ट्रांसमिशन इसका होता है चूहों से, आपको ध्यान रखना है। दे कम थ्रू द यूरिन फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड रैट्स, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कई बार जब लासा फीवर होता है तो कुछ इफेक्ट भी नहीं होता, एसिम्टोमेटिक, ऑलमोस्ट 80% केसेस में एसिम्टोमेटिक होता है। लेकिन जहां पे भी लासा फीवर
प्रोग्रेस हो जाता, लासा वायरस अगर प्रोग्रेस हो गया, ज्यादा ज्यादा रेप्लिकेट हो पाया, तो वहां पे आपको फीवर तो हो ही जाएगा, जनरल वीकनेस हो जाएगी, फेटीग हो जाएगा, आप जल्दी से थक जाओगे, ऐसा लगेगा जैसे बॉडी पूरी ना जैसे हैवी टाइप की हो गई है, ऐसे फील होगा। और भी ज्यादा एक्सटेंसिव केसेस में आपको वॉमिटिंग, डायरिया, कफ या फिर पेट दर्द भी हो सकता है। ठीक है। और इसके अलावा लासा फीवर के लिए देखिए, लासा फीवर जैसे मैंने बताया एसिम्प्टोमेटिक है, कई बार हमारी इम्यून सिस्टम खुद ही उससे लड़ लेती है, नो इश्यूज, लेकिन उसके खिलाफ एक एंटीवायरल ड्रग भी है राइबावायरिन, ये काफी काम करता है। अभी फिलहाल ध्यान रखना है, देयर इज नो वैक्सीन, नो वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन नहीं है। क्लियर? सो नाउ विल बी रेडी फॉर लासा फीवर। कोई भी तरह क्वेश्चन आ जाए, आपको ध्यान रखना है, कुछ भी इसमें स्टेटमेंट बन सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आपने सही किया होगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड। लेकिन ध्यान रखना है, आगे बढ़ने से पहले यू हैव टू रिमेंबर, एक छोटा सा नोटिस है आप सभी के लिए, जो भी 2025 यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, अगर आकांक्षी है, जैसे अगर आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में हो आपके डिग्री के, या फिर अगर आप एक होम मेकर हो, शिफ्ट नहीं कर सकते, वर्किंग प्रोफेशनल हो, एक ही जगह पे आपको ऑफिस से काम में शिफ्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए सबसे आइडियल बैच होगा, आइडियल बैच, क्योंकि लॉन्ग टर्म बैच है जहां पे 1500 घंटों से भी ज्यादा आपकी क्लासेस चलेंगी। शेड्यूल बना है, कंटिन्यूसली शेड्यूल हम लोग फॉलो करते रहते हैं। इसके अलावा सबसे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, क्योंकि प्रीलिम्स, मेंस, पर्सनालिटी टेस्ट सबकी तैयारी हो जाएगी। आपके साथ एक मेंटर डे 1 से रहेंगे, 1-to-1 मेंटरशिप है, ग्रुप मेंटरशिप अवेलेबल है, ज्ञानवाणी सेशंस होते हैं। हर मॉड्यूल समाप्त होने के बाद वी डू प्रैक्टिस एमसीक्यूज, वी डू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग ऑल्सो। आप हमारे प्रीवियस बैचेस के टेस्टिमोनियल्स देख सकते हो, किस तरह की इंप्रूवमेंट हुई है स्टूडेंट्स में, स्पेशली आंसर राइटिंग में, ग्रेट इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो ये बैच की एडमिशन क्लोज हो रही है 16 मार्च को। क्लासेस कुछ ही दिनों में शुरू हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, ओरिएंटेशन क्लास एटसेट्रा, बट अभी भी आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और ध्यान रखना है, होली का जो हमारा सेल था 8 मार्च का, अभी वो 9 मार्च पे एंड होगा, यानी कि अभी भी आपके पास कुछ घंटे बचे हुए, तो अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव, ठीक है, तो ये प्राइस भी नहीं, आपको ये 21K के ऊपर बस थोड़ा सा प्राइस आपको ये हो जाएगा। तो जल्द से जल्द एनरोल करें, मिलते हैं क्लास में, विल मीट इन द क्लास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक ऐसे ही थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग डिजीजेस के बारे में बात कर रहे थे, तो कभी कभार ये मैं कर देता हूं, जैसे कभी कभार मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सटेंसिव, मॉडरेट, टफ क्वेश्चंस के बाद एक छोटा सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन वगैरह होना चाहिए, राइट। और ऑफ टॉपिक भी चलेगा ना, तो हमारे ब्रेन को थोड़ी सी ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि यूपीएससी में भी ऐसे ही होता है, पेपर में ना कहीं पे हिस्ट्री पढ़ोगे, सडनली ज्योग्राफी पे आओगे, फिर पॉलिटी पे जाओगे, फिर साइंस पे आओगे, फिर इकोनॉमी पे जाओगे, तो थॉट प्रोसेस आपको थोड़ा सा एक सेक्टर से या फिर एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में जल्द से जल्द जाने की जरूरत पड़ती है। तो एक ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, स्पार्क प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच एरिया, तो किस एरिया में, किस फील्ड में, किस सेक्टर में, है ना, ये लॉन्च हुआ है। प्रोग्राम का नाम है स्पार्क। ऑफ कोर्स, क्योंकि जो सरकार है, सरकार को एक्रोनिम्स बहुत पसंद है ना, बड़े एक्रोनिम्स पसंद है, बहुत सारे एक्रोनिम बन चुके हैं, है ना, तो उसी में स्पार्क एक जुड़ चुका है आपकी तैयारी में। तो बहुत ही फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, तो आपको बस बताना है किस एरिया से, किस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आयुर्वेद, लिथियम बैटरी टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एस्ट्रोनॉमी। पढ़ा है तो बहुत ईजी है, नहीं पढ़ा है तो स्किप करने वाला क्वेश्चन हो जाएगा ये है ना। और इसका आंसर है आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद। ऑलराइट, क्या है ये स्पार्क प्रोग्राम? देखिए, स्पार्क प्रोग्राम एक फेलोशिप प्रोग्राम है, स्पेशली फॉर आयुर्वेद कॉलेज स्टूडेंट्स। जो बीएमएस के स्टूडेंट होते हैं आयुर्वेद कॉलेज में, उनके लिए एक फेलोशिप प्रोग्राम या फिर एक स्टूडेंटशिप प्रोग्राम है, विच इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय CCRAS, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। और आपको ध्यान रखना है, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, और यहाँ पे आयुर्वेद की फील्ड में रिसर्च यानी कि एविडेंस बेस्ड रिसर्च करने के लिए यहाँ पे आपको फेलोशिप मिलेगी, स्टूडेंटशिप मिलेगी, और इसकी काफी जरूरत है। ये हम लोगों ने पहले भी करंट अफेयर्स डिस्कशन में बात की थी, आपको याद होगा, जब भी हम लोग आयुर्वेद की बात करते हैं, जब भी हम लोग इंडियन ट्रेडिशनल साइंसेस की बात करते हैं, मेडिकल साइंसेस की बात करते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे कि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा एटसेट्रा, उसमें हम लोगों ने कई बार ये बात की है कि एविडेंस बेस्ड रिसर्च की जरूरत है, और उसी को प्रमोट करने के लिए स्पार्क प्रोग्राम है। स्टूडेंटशिप प्रोग्राम,
स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर रिसर्च फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन, ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इजी था, फैक्चुअल। चलिए लेट्स गेट बैक, फिर से बीमारियों पे चलते हैं। इस बार बात करते हैं निपा वायरस के बारे में। निपा वायरस भी काफी चर्चा का विषय रहा है, मैं कहूंगा पिछले 2-3 सालों से ही इसके ऊपर काफी डिस्कशन हो रही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू निपा वायरस, और आपको ढूंढ निकालना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो आज कहीं ना कहीं इनकरेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कशन नहीं हो रही ना, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि यूपीएससी में कुछ इसी तरह से होगा कि बहुत सारे करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ निकालने होते हैं, बीच में कहीं पे इनकरेक्ट या फिर नॉट आता है, उसको पिन पॉइंट करना है। इसीलिए हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट पढ़ना है, करेक्ट इनकरेक्ट राउंड करना है, टिक कर लेना है, ठीक है। और स्टेटमेंट क्या है? निपा वायरस इज ए जूनोटिक वायरस। जूनोटिक मतलब एनिमल से ह्यूमंस को ट्रांसमिट होता है, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स सच एज बैट्स और पिग्स, ठीक है। अब निपा वायरस आपने देखा तो होगा, बैट तो है ही है और पिग्स जेनेरिक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ठीक है। तो ऑप्शन, अरे एबीसीडी कहां चला गया से, ओके, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसमें से अगर आपको 1 सही है तो ये हट जाएगा, है ना, 2 तो गलत है। निपा वायरस इन्फेक्शन इन ह्यूमंस कैन बी एसिम्प्टोमेटिक और मे इवन लीड टू फेटल एंसेफेलाइटिस। फेटल एंसेफेलाइटिस यानी कि ब्रेन फीवर हो जाएगा, ब्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है आपको। तो ये स्टेटमेंट आपको बोल रहा है अगर आपको आपके बॉडी में निपा वायरस आ गया तो आपको कोई सिम्टम भी नहीं रह सकता है, या फिर अगर आपकी बॉडी में वायरस पनप रहा है, बढ़ गया, तो डेथ भी हो सकती है, ठीक है। और ये आपने जनरल नॉलेज में जरूर देखा होगा, पढ़ा होगा निपा वायरस के बारे में, निपा वायरस केसेस, उनकी फेटालिटीज एटसेट्रा के बारे में जरूर आपने पढ़ा होगा, इजंट इट? यू मस्ट हैव स्टडीड टू श्योर। और ये सही है, बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी मिलते हैं और बहुत जगह पे फेटल भी होता है। इसके अलावा ह्यूमन टू ह्यूमन, तो 2 भी होना चाहिए, तो अभी भी हम लोग 2 होना चाहिए, तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं ना, वी कैन एलिमिनेट दिस, ओके। ह्यूमन टू ह्यूमन निपा वायरस ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, अभी कह रहे हैं नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये अगेन काफी एक आउटलायर स्टेटमेंट है। अगर आपने निपा वायरस के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आपने देखा होगा निपा वायरस में भी कई बार क्वारंटीन करने की बात की गई है। तो क्वारंटीन करना है मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होगा, तो ये स्टेटमेंट होगा गलत, है ना, आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, रिमेंबर करना है, ठीक है। तो निपा वायरस में हो सकता है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, इसीलिए कुछ कुछ जगह पे आई होप कि इससे आपको ये पता चल चुका है कि करंट अफेयर्स की पढ़ाई कैसे करें। करंट अफेयर्स में रीड बिटवीन द लाइंस, ये फिनोमेना क्या होता है, किन चीजों पे फोकस करना है, किन चीजों के ऊपर हमारी पिटफॉल्स हो सकती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। निपा वायरस इन्फेक्शन होता है ह्यूमंस में, अगेन एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है, या फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, फेटल एंसेफेलाइटिस भी हो सकता है। इसके अलावा केस मैनेजमेंट में अगर आपने देखा फेटालिटी रेट इज 40 to 75%, यानी कि अगर 100 लोगों को बीमारी हुई है तो 40 से 75 लोगों की डेथ हो सकती है, फेटालिटी रेट। तो थोड़ा सा 50% ऑन एन एवरेज आप समझ सकते हो फेटालिटी रेट है। तो कई एसिम्प्टोमेटिक केस रहेंगे, कई जगह पे काफी डेंजरस भी हो सकता है। और आपको ध्यान रखना है निपा वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स, बैट्स और पिग्स। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, प्रेडोमिनेटली फ्रूट बैट से आता है। अभी फिलहाल नो ट्रीटमेंट इज अवेलेबल, नो वैक्सीन इज अवेलेबल, ठीक है। देयर इज नो ट्रीटमेंट और वैक्सीन अवेलेबल फॉर ईदर पीपल और एनिमल, ये भी नोट करना है, ठीक है, क्लियर, भूलना नहीं है। तो क्या करते हैं, अगर समझ लो ये बीमारी हुई, फिर से आप बेसिकली हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे। फीवर है, फीवर के खिलाफ आप जो भी करना है, दवाई आपको लेनी पड़ेगी, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना पड़ेगा, वायरस से हम लोग लड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये निपा वायरस के बारे में, डू नॉट फॉरगेट। थोड़ा सा मैं कहूंगा दिस क्वेश्चन आई कैन पुट इट इन मॉडरेट ओनली, नॉट वेरी इजी, बट थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे डाल देता हूं, है ना। टफ भी नहीं है, वैसे उतना टफ भी नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया था जहां पे भी आउटलायर होते हैं, आउटलायर्स जैसे नॉट हो गया, एब्सोल्युटली हो गया, इनके ऊपर जल्दी से नोट कर लेना है। और मेजॉरिटी जगह पे गलत होते हैं, बट कुछ कुछ जगह पे सही भी हो सकते हैं, ध्यान रखें, ठीक है, राइट। निपा के बाद एक और डिसीज के बारे में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू केनाइन पार्वो वायरस और पार्वोवायरोसिस जो बीमारी है उसके बारे में। केनाइन पार्वो वायरस, अब
सबसे पहले नाम से पता चलता है केनाइन पार्वोवायरस, यानी कि ये एक डिसीज होना चाहिए विच इज कनेक्टेड टू एनिमल्स, है ना, एनिमल से कनेक्ट होना चाहिए। तो अगर आपने देखा होगा तो चर्चा का विषय बना हुआ था पिछले साल, पिछले साल। इनफैक्ट मैं कहूँगा 2020 के बाद इसके बहुत सारे केसेस भी आए हैं अलग अलग सिटीज में, प्रोडोमिनेटली महाराष्ट्र में एक आउटब्रेक हुआ था। ये क्यों, जैसे आपने देखा होगा कोविड-19 में यार हमारी खुद की वैक्सीनेशन की टेंशन लगी हुई थी, तो भैया हम खुद को वैक्सीनेट कराने में लगे हुए थे, तो जानवरों को वैक्सीनेट कराना थोड़ा सा स्टेप बैक हो गया था, तो इसकी वजह से जानवरों में भी बीमारी बढ़ गई थी। तो पार्वो वायरस के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जहां पे आपको ढूंढ निकालना है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला है पार्वोवायरोसिस बीमारी पार्वो वायरस से होती है, पार्वोवायरोसिस हाईली कंटेजियस। अब हाईली कंटेजियस टर्म है, थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, वायरल डिसीज है, ठीक है, अफेक्टिंग पपीज एंड डॉग्स, ठीक है, एब्सोल्युटली हाईली कंटेजियस है पपीज और डॉग्स को, यानी कि केनाइंस को, पपीज को, डॉग्स को अफेक्ट करता है, तो 1 होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए, तो इसको मैं एलिमिनेट ऑलरेडी कर दूंगा, ठीक है। 2 पार्वोवायरस अफेक्ट्स द हार्ट मसल्स इन केनाइंस एंड पपीज, ठीक है। अब ये मुझे पता नहीं है, ये मुझे पता नहीं है, आई हैव टू थिंक अबाउट दिस, ठीक है। तीसरा है parvovirus is hard to finish as it can live for a long time in environment and spread widely through infected dogs। अब देखिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 टेक्निकली कनेक्टेड ही है। अगर आपने देखा हाईली कंटेजियस, इसकी वजह से हाईली कंटेजियस, ये इसका रीजन है, ये इसका रीजन है। और आपको ध्यान रखना है हम भी इसके कैरियर हैं, क्योंकि देखिए घर पे पेट है, घर पे अगर कुत्ता है तो कुत्ते को पार्वो वायरस आ गया, तो कहीं ना कहीं आपको भी शायद आ गया होगा, तो आप दूसरे कुत्ते को या फिर दूसरे जानवर को चला जा सकता है, तो ये इसका रीजन भी। तो 1 एंड 3 तो होने चाहिए, तो 1 एंड 3 होना चाहिए, तो ये 3 होना चाहिए, तो ये तो कट गया आपका, तो इन दोनों में से ऑप्शन हो सकता है या तो सी या तो डी। नाउ एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दिस, पार्वोवायरस अफेक्ट्स हार्ट मसल्स इन दी केनाइंस एंड पपीज। ये अगर आपने न्यूज वगैरह पढ़ा होगा तो आपको पता होगा दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट होगा, हार्ट मसल्स नहीं है, क्योंकि पार्वोवायरस की बीमारी हो जाती है अगर हार्ट मसल्स में हो रही है, तो भैया कुत्ता तो मर जाएगा, अगर कुत्ता मर जाएगा तो इन्फेक्शन कहाँ से फैलेगी ना, कुछ इस तरह से। पार्वोवायरस बेसिकली इफेक्ट्स द जीआई ट्रैक्ट, पेट को इफेक्ट करे, तो आपको 2 को हटा देना है ना, 2 को हटा देना है, तो ये हट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 1 एंड 3 ओनली। नोट करना है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब 1 एंड 3 ओनली आंसर। केनाइन पार्वोवायरस कुत्तों में होता है, केनाइंस में होता है, केनाइन बोलते हैं, केनाइन दांत होते हैं, शार्प टीथ, राइट, केनाइंस। पपीज, छोटे छोटे पपीज, डॉग्स में होता है ये, और ये इफेक्ट करता है जीआई सिस्टम को। अब जीआई सिस्टम को जब इफेक्ट करता है तो क्या होगा कि भैया आप जानते हो कि कुत्ते एक दूसरे से लड़ते हैं, कुत्ते एक दूसरे को काटते हैं, और कुत्ते हमेशा वो अपनी जबान बाहर निकाल के है करते रहते हैं, है ना ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से सलाइवा स्प्रेड होगा, इधर उधर गिरेगा, तो प्रॉब्लम तो हो जाएगी ना। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो बीमारी जीआई ट्रैक्ट में हो गई, यानी कि कुत्ता उल्टी कर लेगा, कुत्ते की सलाइवा से स्प्रेड हो सकता है। और हम लोगों ने ये भी एस्टेब्लिश कर लिया है कि भैया ये जो वायरस है इसका लाइफ एनवायरनमेंट में भी ज्यादा है ना, ज्यादा है, तो इसकी वजह से स्प्रेड भी होगा। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी होगा, एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते को काट लिया, एक कुत्ते से दूसरे कुत्ते को डायरेक्टली पहुंच गया, और कुत्तों को पता नहीं वो लिक करने की, चाटने की भी बहुत आदत होती है, तो उससे भी स्प्रेड हो जाएगा। डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन भी, ठीक है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन भी, ठीक है, आपको ध्यान रखना। और पीपल हु हैंडल सिक डॉग्स, उन्हें भी पार्वोवायरस डिसीज हो सकता है, लेकिन ह्यूमंस में उतना कुछ सिम्टम्स या फिर प्रॉब्लम होती नहीं है, इट इज रादर एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है, एसिम्प्टोम, और हमारी बॉडी लड़ लेती है उससे। अभी फिलहाल देयर इज नो ट्रीटमेंट अवेलेबल, बट पार्वो वायरस के खिलाफ वैक्सीनेट हम लोग कर सकते हैं, पपीज को वैक्सीनेट कर सकते हैं। यही तो होता है ना कि भाई कहेंगे अगर आपके पास पेट डॉग होगा, स्पेशली इसका जवाब ना वो लोग बड़े आसानी से दे सकते हैं जिनके पास पेट्स है, जिनके पास कुत्ते हैं, पपीज हैं, ठीक है, तो वो लोग जवाब दे सकते हैं। इन्होंने देखा होगा कि पपी को वैक्सीनेट करना है, तो अलग अलग तरह की वैक्सीनेशन मिलती है, तो पार्वो वायरस के खिलाफ भी वैक्सीनेशन जरूर मिलती है। अगर वैक्सीनेट कर दो तो प्रॉब्लम नहीं होती है पपी को, ठीक है। और यही मैंने आपको बताया था, कोविड-19 में कुत्तों की वैक्सीनेशन का रेट काफी डाउन हुआ था। अब तो होना भी था, ह्यूमंस डेंजरस है यार, मैं हमेशा कहता हूं कि ह्यूमंस पहले खुद की देखते हैं यार, हमारी वैक्सीनेशन में ही इतना रश लगा हुआ था, तो कुत्तों की वैक्सीनेशन स्टेप बैक हो गई थी, इसीलिए आउटब्रेक्स भी हुए थे इस चीज के, ठीक है। तो
तो थोड़ा सा अगर समझ लिए आपको लग रहा है यार मुझे स्टेटमेंट पता भी नहीं है, कुछ थोड़ा सा इनकम्प्लीट नॉलेज भी है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिएगा, थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ रीड बिटवीन द लाइंस, ट्राई टू कनेक्ट थिंग्स, ट्राई टू गेट द रीजंस, है ना, एक दो चीजों को कनेक्ट करके अराइव करने की कोशिश कर सकते हो। इसीलिए एजुकेटेड गेसेस करना बहुत जरूरी होता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और यही आप कर रहे हो प्रैक्टिस अभी फिलहाल मॉक्स में भी, यहां पे भी हम लोग यही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू जापानीज एंसेफेलाइटिस। जी इनफैक्ट ये एक सवाल डाल दिया मैंने, पहले वाले ऑप्शन में भी जेई एक स्टेटमेंट में आया था, जापानीज एंसेफेलाइटिस के ऊपर हम लोग एक सवाल भी डिस्कस कर लेंगे। जापानीज एंसेफेलाइटिस आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा चर्चा में होता है, और यू हैव टू रिमेंबर, सबसे पहले जब मैं जेई की बात करता हूं तो अगर आपने देखा होगा हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसमें जेई के खिलाफ, जापानीज एंसेफेलाइटिस के खिलाफ भी एक वैक्सीन हम लोग देते हैं बच्चों को, है ना। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए अभी आपका एक छोटा सा असाइनमेंट है, मैं चाहता हूं कि सभी लोग एक काम करें, हमारा जो मिशन इंद्रधनुष है, मिशन इंद्रधनुष है, उस मिशन इंद्रधनुष में मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में हम लोग किन किन बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन देते हैं या फिर वैक्सीनेट करते हैं बच्चों को। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में बच्चों को कौन सी वैक्सीन मिलती है, ये आपको मुझे बताना है, कौन सी बीमारियों के लिए, क्योंकि वो भी थोड़ा सा आप याद रखोगे तो ये सॉल्व करने में काफी आपको आसानी हो जाएगी, या फिर ये नॉलेज तो होनी चाहिए। मिशन इंद्रधनुष में 7 नहीं है, 7 से भी ज्यादा है, आपको ध्यान रखना है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो शुरुआती दौर में 7 वैक्सीन से शुरू हुआ था, लेकिन अभी काफी ज्यादा वैक्सीन बढ़ चुकी है, ठीक है। तो इसके बारे में मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन, ठीक है। और जापानीज एंसेफेलाइटिस से जुड़े हुए स्टेटमेंट है, और इन स्टेटमेंट्स में भी आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो इनकरेक्ट के बारे में उतना ज्यादा डिस्कशन नहीं हो रही आज, है ना, राइट। तो पहला स्टेटमेंट है, जापानीज एंसेफेलाइटिस इज कॉज्ड बाय फ्लैवी वायरस दैट अफेक्ट्स मेम्ब्रेन्स अराउंड द ब्रेन। एंसेफेलाइटिस नाम से ही पता चल रहा होगा, एंसेफेलाइटिस ब्रेन, और फ्लैवी वायरस तो है ही है। फ्लैवी वायरस इसका मतलब है आपका येलो फीवर, वेस्ट नाइल वायरस एटसेट्रा, सारी फ्लैवी वायरस फैमिली के, राइट। और जेई वायरस यानी कि जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू बाइट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। तो पहला वाला तो करेक्ट होगा ही होगा, और दूसरा वाला मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आप डिसाइफर कर लोगे, दिस इज मोर ऑफ अ पिटफॉल, ठीक है, दिस इज मोर ऑफ अ पिटफॉल, ठीक है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो आपको पता है, जैसे कहीं पे आपने पढ़ा होगा मलेरिया के बारे में पढ़ा होगा, तो वहां पे हम लोग डिस्कस किया था। तो यहाँ पे किस तरह का मॉस्किटो है, अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो हम क्वाइट श्योर यू माइट एलिमिनेट दिस वेरी इजीली, है ना। ये गलत हो जाएगा, तो कौन सा जवाब हो जाएगा आपका, आंसर वुड बी 1 ओनली, है ना। 2 ही स्टेटमेंट है, तो 1 ओनली इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग देखेंगे इसको, आंसर इज ए, 1 ओनली। जापानीज एंसेफेलाइटिस अगेन फ्लैवी वायरस है, कनेक्टेड टू येलो फीवर, कनेक्टेड टू वेस्ट नाइल, कनेक्टेड टू डेंगू। आपको पता है डेंगू, जैसे डेंगू है, डेंगू को भी हम लोग फ्लैवी वायरस का ही फैमिली है, डेंगू को तो हम लोग कहते हैं फ्लैवी वायरस, राइट, फ्लैवी वायरस इसी फैमिली से आते हैं, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है ये जो मॉस्किटोस, अगेन क्यूलेक्स स्पीशीज के मॉस्किटोस जब आपको काटते हैं तो उससे हो जाता है। साथ ही साथ एंसेफेलाइटिस, जापानीज एंसेफेलाइटिस काफी प्रोमिनेंट है एशिया में, काफी प्रोमिनेंट है अफ्रीका में। इनफैक्ट एवरी ईयर एशियन कंट्रीज में एस्टिमेटेड 68,000 केसेस आते हैं हर साल। और आपको ध्यान रखना है कि ये सिम्टोमैटिक जापानीज एंसेफेलाइटिस काफी रेयर है, क्योंकि अगर जापानीज एंसेफेलाइटिस का वायरस आ भी गया तो उससे इम्यून सिस्टम लड़ लेगा, आपको ध्यान रखना है। बट एसिम्टोमेटिक काफी केसेस आपको मिल जाएंगे, सिम्टोमेटिक काफी रेयर हो जाते हैं। और इसकी अगर आप देखिए फेटालिटी रेट कैन गो एज हाई एज 30%, 30% फेटालिटी हो सकती है। और ध्यान रखना है जापानीज एंसेफेलाइटिस के लिए कोई भी क्योर नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जापानीज एंसेफेलाइटिस के लिए आपकी वैक्सीन जरूर है। इफेक्टिव जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट, और हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी है, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो दिस इज अबाउट जेई। तो कुछ इस तरह से आपको तैयारी करनी है। डिड यू गेट दिस राइट? आई होप कि आपने इस चीज को सही जरूर किया होगा, राइट। चलिए
आज का सेशन यहीं पे हम लोग वाइंड अप करते हैं। अगले सेशन में फिर से मुलाकात होगी और मोस्ट प्रोबेबली अगला सेशन भी हमारा कुछ बीमारियों के ऊपर, कुछ वायरसेस के ऊपर होगा। उसके बाद हम लोग दूसरे डोमेन में एंटर हो जाएंगे। जैसे आगे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। हम लोग स्पेस बेस्ड डिस्कशन करने वाले हैं, अलग अलग सेट्स होने वाले हैं स्पेस के बारे में, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, जनरल साइंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें आएंगी आगे चल के। सो दैट इज इट राइट नाउ इन टुडेज डिस्कशन। और आपको ध्यान रखना है, अगर आपको डिस्कशन पसंद आया है, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, कंप्लेंट है, फीडबैक है, सजेशन है, एनीथिंग, आप मुझे इस पर्टिकुलर आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। इनफैक्ट इसका प्लेलिस्ट भी मैं आपको आईजी पे डाल दूंगा एज अ स्टोरी, तो डू फॉलो दैट, ठीक है। तो दैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।